नमस्कार दोस्तों, कथा और लोक कथा के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मुंशी प्रेमचंद जी को भारत देश में सभी लोग जानते हैं। उनकी एक कथाएँ, कहानियाँ एक से बढ़कर एक लोकप्रिय रही हैं। उन्हीं में से गुल्ली डंडा एक कहानी है जो बहुत ही लोकप्रिय रही। साथ ही इसने बहुत ही शानदार एक समाज को एक मैसेज भी दिया था। क्या मैसेज दिया वो उस कहानी के अंत में जानेंगे। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को मुंशी प्रेमचंद जी की ही भाषा में। हमारे अंग्रेज मित्र माने या न माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी युवकों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट-पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूँ। ना लोन की आवश्यकता, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। मज़े से किसी पेड़ की एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल आरंभ हो गया। विलायती खेलों में तो सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा खर्च न कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो सकता है। यह गुल्ली डंडा है कि बगैर हल्दी फिटकरी के चोखा रंग दे जाता है, पर हम अंग्रेजी वस्तुओं के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी 3-4 रुपये सालाना सिर्फ खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए है जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मरते हो। सही है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांगे टूट जाने का डर नहीं रहता। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई मित्र ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी में बदल बैठे हैं। खैर, यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों में अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे अधिक मीठी है। वह प्रातः घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों के जमघटे, वह पदना तथा पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोचलों की, प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश ही नहीं थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठ वेग से रोटियों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की भांति डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ। न तो नहाने की सुधि है, न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास तथा तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक युवक गया नाम का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला, लंबी लंबी, पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झल्लाहट। गुल्ली कैसी भी हो, उस पर इस प्रकार लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी ओर वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे तथा उसे अपनी गोइयाँ बना लेते थे। एक दिन मैं और गया 2 ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था, लेकिन कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम पूरे दिन मस्त रह सकते हैं। पदना 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली, जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। अनुनय विनय का कोई असर न हुआ। मैं घर की तरफ भागा। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया तथा डंडा तानकर बोला, मेरा दांव देकर जाओ। पदाया तो बड़े वीर बन के, पदने की बारी आई तो क्यों भागते हो। तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं। हाँ, तुम्हें पूरे दिन पदना पड़ेगा। न खाने जाऊं न पीने जाऊं। हाँ, मेरा दांव दिए बगैर कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा नौकर हूँ। हाँ, मेरे नौकर हो। मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा क्या कर लेते हो। घर जाओगे कैसे, कोई दिल लगी है। दांव दिया है, दांव लेंगे। अच्छा, कल मैंने तुम्हें अमरूद खिलाया था, वापस कर दो। वह तो अब पेट में चला गया, निकाल पेट से। तुमने खाया क्यों मेरा अमरूद। अमरूद जब तुमने दिया तब मैंने खाया, तुमसे मांगने न गया था। जब तक मेरा अमरूद नहीं दोगे मैं दांव न छोड़ूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी तरफ है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद दिया होगा, उसे खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ बर्ताव करता है। भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं।
जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या हक है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा लेते हैं। यहाँ मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे, जो गया के बाप को भी नसीब नहीं होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मेरा दांव देकर जाओ। अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था। वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था। वह मुझे जाने न देता था। मैंने गाली दी। उसने उससे कड़ी गाली दी तथा गाली नहीं, दो एक चांटा जमा दिया। मैंने उसे दांत काट लिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका और भागा। मैंने फ़ौरन आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर आ पहुंचा। मैं थानेदार का युवक एक नीच जात के लौंडे के हाथों पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, मगर घर में किसी से शिकायत न की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में मैं ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख नहीं हुआ। पिताजी दुखी थे। वह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थीं। यहाँ सब वस्तुएं सस्ती थी और मोहल्ले की औरतों से घेराव सा हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी के फूला न समाता था। लड़कों से डींगे मार रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं। ऐसे ऐसे ऊंचे घर काश से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर युवकों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। मेरे दोस्तों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में मिथ्या को सच बना लेने की वह शक्ति है जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं क्या समझेंगे। उन बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही होगी। मानो कह रहे थे, तुम किस्मत के धनी हो भाई, जाओ, हमें तो उजड़ ग्राम में ही जीना भी है और मरना भी है। 20 बरस गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी स्थान का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा तथा डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियाँ मन में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यासे पथिक की तरह बचपन के क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के अलावा वहाँ और कुछ परिचित न था। जहाँ खंडहर था वहाँ पक्के घर खड़े थे। जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब एक सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम तथा स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं इसे पहचान भी न सकता। बचपन की संचित तथा अमर स्मृतियाँ बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी। लेकिन वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली हुई जगह में मैंने 2-3 युवकों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक पल के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ, साहबी ठाठ में, रोब और अधिकार के आवरण में। जाकर एक युवक से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक युवक ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार? मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही। गया नाम का कोई व्यक्ति है तो शायद वही हो। हाँ है तो जरा उससे बुला सकते हो? युवक दौड़ा हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता हुआ दिखाई दिया। मैं दूर ही से पहचान गया। उसकी तरफ लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया, हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मज़े में रहें? बहुत मज़े में। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइस हूँ। मतई, मोहन, दुर्गा यह सब कहाँ हैं? कुछ खबर है? मतई तो मर गया। दुर्गा तथा मोहन दोनों डाकिए हो गए हैं। आप? मैं तो नगर का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े अक्लमंद थे। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी तरफ प्रश्न भरी आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा का क्या खेलो सरकार, अब तो पेट के धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेलें, तुम पदाना हम पदेंगे। तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है, आज वह ले लो। गया बहुत मुश्किल से राजी हुआ।
वह ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर। हमारा तथा उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप न थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, इसलिए बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे तथा अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में मज़ा कहाँ रहेगा। पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता था। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से दूर जाकर एकांत में खेलें। वहाँ कौन कोई देखने वाला बैठा होगा। मज़े से खेलेंगे तथा बचपन की उस मिठाई को खूब रस से लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की तरफ चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, मगर गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता अथवा आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद हम दोनों में जो अंतर रह गया था वह सोचने में मगन था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आई थी गया? सत्य कहना। गया झेपता हुआ बोला, मैं आपको क्या याद करता हुजूर, किस काबिल हूँ। भाग्य में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, मगर मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने लान कर जमाया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद मत दिलाओ। वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह तो अब न आदर सम्मान में पाता हूँ, न धन में। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उससे मन मीठा होता रहता है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल गए। चारों ओर सन्नाटा था। पश्चिम की ओर कोसों तक भीमताल फैला हुआ था, जहाँ आकर हम किसी वक्त कमल के पुष्प तोड़ ले आते थे तथा उसके झुमके बनाकर कानों में डाल देते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली जा रही थी। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया तथा एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल आरंभ हो गया। मैंने गुच्छे में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आप जाकर बैठ जाती थी। वह दाएं बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेलियों में पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उसे मिल जाती थी। जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो जो गुल्लियों को खींच लेता हो। मगर आज गुल्ली को उससे प्यार नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू कर दिया। मैं तरह तरह की धांधलियाँ कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। हुच जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के मुताबिक गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर जब ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर गिर पड़ती तो मैं झटपट उसे स्वयं उठा लेता और दोबारा टाँड़ लगाता। गया वह सारी बेकायदियाँ देख रहा था, मगर कुछ न बोलता, जैसे उसे वह सब कायदे कानून भूल गए। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे में आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना, मगर आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं थी। कभी दाहिने जाती, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आधा घंटे पदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की। गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से गई, मगर लगी नहीं थी। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया। मैं लगी होगी, डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, मगर आज मैं उससे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया। सहसा गुल्ली डंडे में लगी तथा इतने जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी भांति की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी न हो सका। लेकिन क्यों न एक बार सत्य को झूठ बनाने की चेष्टा करूं। मेरा हर्ज ही क्या है। मान गया तो वाह वाह, नहीं तो 2-4 हाथ पतना ही तो पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से गुल्ली छुड़ा लूँगा, फिर कौन दाव देने आता है।
गया ने विजय के उल्लास में कहा। लग गई, टन से बोली। मैंने अनजान बनने की कोशिश करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोले, है सरकार, और जो किसी ईंट से लग गई होगी तो? मेरे मुख से यह वाक्य उस वक्त कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सच को झुठलाना वैसे ही था जैसे दिन को रात बनाना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे से जोर से लगते देखा था, मगर गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट से लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ न आती। मैंने फिर पतन आरंभ किया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसीलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दांव देना तय किया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा, कल बहुत सा वक्त होगा, यह न जाने कितनी देर पदाए, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा रहेगा। नहीं, अभी काफ़ी उजाला है, तुम अपना दांव ले लो। कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे बिल्कुल अभ्यास नहीं था। उसने 2 बार टाण लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार पहुंच गया। 1 मिनट से कम में वह दांव पूरा कर चुका। बेचारा घंटा भर पदा। बेचारा घंटा भर पदा, 1 मिनट में ही अपना दांव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक दांव और खेल लो, तुम पहले ही हाथ में हुच गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया। तुम्हारा अभ्यास छूट गया? क्या कभी खेलते नहीं? खेलने का वक्त कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे तथा चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुँच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, आप भी आओगे? जब आपको फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने आया। कोई 10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी थे, अधिकांश लड़के थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका वह नैपुण्य देखकर मैं विस्मित हो गया। टाण लगातार तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल की सी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज न थी। लड़कपन में जो बात थी, आज उसने पूर्णता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस प्रकार पदाया होता तो मैं ज़रूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर ले गई थी। पदने वालों में एक युवक ने धांधली की। उसने अपने ख्याल में गुल्ली रोक ली थी। गया का कहना था, गुल्ली ज़मीन में लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई। लड़का दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह तब न जाता तो अवश्य मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों के खेल ने मुझे लड़कपन का आनंद आ रहा था, जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला ही नहीं, सिर्फ खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानियाँ की, पर उसे ज़रा भी गुस्सा न आया, इसलिए कि वह खेल न रहा था, मुझे खेला रहा था, मेरा मान रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ, वह अफसरी मेरे तथा उसके बीच में दीवार बन गई है। अब मैं उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, हम में कोई भेद नहीं था। यह पद पाकर अब मैं सिर्फ उसके दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।